My students, my name is Mehzabi Bano and you can also call me MB. So I am come with the next part of mole concept and also call the second last class of mole concept. यानी हमने कल केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस की बात की थी। 6 लॉस थे जिसमें से हम 4 का डिस्कस लास्ट क्लास में कर चुके थे और 2 बचे थे, एक गैलुसेक का बचा था और एक एवोगैड्रो का बचा था। ये 2 लॉस हम करने के बाद में रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उस पर देखेंगे और फिर मैंने बोला था कि एक क्लास हमारी टोटली क्वेश्चन की होगी जिसमें हम नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन का डाउट आता है तो मैं हमेशा अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर अपना यूज़र नेम इंस्टाग्राम का MB मंसूरी लिख देती हूँ, तो उस पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत अगर स्मॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में आती हूँ। सो हम बात कर रहे हैं 5th लॉ ऑफ गैलुसेक। गैलुसेक ने जब ये नियम दिया तो उन्होंने बोला कि 8 कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब जो गैसेस होती है, यानी ये लॉ किसके लिए लगेगा, ओनली फॉर गैसेस के लिए लगेगा। दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब ये गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती है तो सिंपल रेशियो में करती है किसके, वॉल्यूम के। ये हमेशा इस लॉ में बताया गया है गैलुसेक में कि जो गैसेस होती है, यानी ये सब गैस होनी चाहिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बनने वाली अमोनिया, ये सब गैस में हो। अगर रिएक्टेंट गैस में है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, यानी एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, वही रखा जा रहा है, तब ये गैसेस जब आपस में रिएक्ट करेगी तो सिंपल रेशियो में, इसी को सिंपल रेशियो कहते हैं। ऐसा तो है नहीं ये 1 है और ये 50 है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल रेशियो 1 2 3 या 1 1 भी हो सकता है, यानी सिंपल रेशियो किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में गैसेस जो है वो आपस में रिएक्ट करती है। और अगर प्रोडक्ट भी क्या हो, गैस, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। यही आगे लिखा है, एंड प्रोडक्ट वॉल्यूम इज ऑल्सो इन सिंपल रेशियो। ये प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो भी सिंपल रेशियो में होगा अगर प्रोडक्ट भी क्या है, गैस। यानी कुछ नहीं है, सबसे ईजी सिंपलेस्ट लॉ हम कह सकते हैं। गैलुसेक ने ये बोला कि गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अपने आपस में जब रिएक्शन करेगी, रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट भी अगर गैस हो, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। यानी वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में गैसेस आपस में रिएक्ट करती, यही गैलुसेक ने कहा था सिंपल रेशियो। कॉम्बिनेशन के अंदर जो 6th लॉ हमारे पास में बचा है वो है लॉ ऑफ एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो ने क्या कहा था, यानी इंपॉर्टेंट जो थे वो 4th हमने स्टार्टिंग में देखे थे, उसमें भी जो 4th था रेसिप्रोकल, वो वाला ज़्यादा समझने को था और एक थोड़ा बहुत मल्टीपल वाला, तो ये बहुत उसकी तरह ही इजी है। एवोगैड्रो वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। यानी हम कहते हैं कि जैसे डिस्कवरी ऑफ एटम की बात करें तो हम बोलते हैं कि डाल्टन ने जो है वो खोजा था कि एटम क्या होती है, एटम के बारे में डाल्टन ने बताया था। तो अगर पूछ ले कि डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था तो ये किसने बताया था, सबसे पहले कि एटम अलग चीज़ है और मॉलिक्यूल अलग चीज़ है। यानी एटम अगर सोडियम है तो अलग चीज़ है, और N2 2 आ गए उसमें मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिक्यूल और एटम अलग अलग होते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को बताने वाले कौन साइंटिस्ट थे, वो थे एवोगैड्रो। एवोगैड्रो वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। उससे और इसमें क्या फ़र्क है, वो क्या बोल रहे थे, अगर सारी गैसेज है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट करती है। अब ये क्या बोल रहा है, वो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम बता रहा था, और ये एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट है वो ये इनके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है उसका सिंपल रेशियो ना बोल के ये क्या बोल रहे हैं कि एटम के सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है। यानी अगर इसका 1 एटम, इसका 1 एटम, इसका 2 एटम, ये 1 1 2 क्या है, सिंपल रेशियो किसका, मॉलिक्यूल का। जैसे वो सिंपल रेशियो वॉल्यूम का बता रहे थे, ये बोलते हैं कि एटम के सिंपल रेशियो में गैसेस जो है वो आपस में रिएक्ट करती है। और इसने दूसरी चीज़ ये भी बताई इन साइंटिस्ट ने कि अगर जो गैसेस हमारे पास में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में उन सभी का वॉल्यूम सेम है, जैसे इस रिएक्टेंट का 3 था, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका 2, इसका भी 2, इसका भी 2, यानी वॉल्यूम अगर सेम है पूरी रिएक्शन में, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबके लिए, तो उनके जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो सब में इक्वल होंगे। इस पे बेस जैसे अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वॉल्यूम सबके सेम होने पर नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे। ये एवोगैड्रो ने बताया। और जैसे हमारे पास में गैलुसेक ने सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम के बारे में बताया था कि सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में जो गैसेज है वो एक दूसरे से रिएक्ट करती है, वैसे ये बोल रहे सिंपल रेशियो ऑफ एटम में जो है वो गैसेज रिएक्ट करती है। एवोगैड्रो का लॉ बताया था और कहा था कि एवोगैड्रो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास में गैसेज होती है वो रिएक्ट करती है किसके, सिंपल रेशियो में, मॉलिक्यूल के। उन्होंने
ये भी कहा था कि वॉल्यूम अगर सभी गैसों का सेम हो तो जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी गैसों में प्रेजेंट वो सेम होंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, कुछ गैस है जैसे NO2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये कुछ गैसेज है जो प्रेजेंट है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और बोला है कि जितनी भी गैसेज है इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। और बोला है अब कि 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और पता क्या करना है, नंबर ऑफ एटम, यानी नंबर ऑफ एटम के लिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या सही होगा, क्या सभी में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, क्या सभी में अलग अलग होंगे, या क्या कोई भी इसमें से सही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि NO2 और CO2 में नंबर ऑफ एटम सेम है, फिर N2 और O2 में नंबर ऑफ एटम सही है, तो ये सही होगा। उसका रीज़न क्या है मैंने अभी बताया था। एवोगैड्रो ने कहा था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सभी गैस के लिए सही है, मतलब सेम है, सही क्या सेम है, इसके लिए अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सबका वॉल्यूम क्या है, सेम, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सभी गैसेस में क्या होंगे, सेम। फिर हमें कुछ और नहीं देखना है कि मोल निकाला, मोल से एवोगैड्रो नंबर से इनटू किया, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एटम सब में इक्वल होगा। रीज़न क्या है, वॉल्यूम सेम है सभी का। इसी मोल कॉन्सेप्ट के एक थ्योरेटिकल टॉपिक की बात कर लेते हैं, और वो है हमारे पास में डाल्टन का एटोमिज्म। डाल्टन एटोमिज्म की बात कर लेते हैं तो उसका फर्स्ट क्या था पॉइंट डाल्टन ने जो दिया था, डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर इज एटम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम होती है, ऐसा कहा था डाल्टन ने। बट आज हम जानते हैं कि एटम जो है वो ऐसी यूनिट नहीं है एक मैटर की जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। इसको डिवाइड किया जा सकता है, और इसमें भी हमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गई, ये लिमिट हो गई किसकी, डाल्टन के एटोमिज्म की। ये लिमिटेशंस के अंदर आएगा फर्स्ट पॉइंट, कि डाल्टन ने जो अपना फर्स्ट पॉइंट कहा था वो सही नहीं है, वो इसकी लिमिटेशन है। उसने जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम को बताई, ऐसा नहीं है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। फिर इसने सेकंड जो पॉइंट दिया था डाल्टन ने, वो कहा था ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम इन साइज एंड मास। लाइक अब इसका क्या मतलब है, एटम्स ऑफ एलिमेंट। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, हाइड्रोजन ले रही हूँ। हाइड्रोजन क्या है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। इसका 1 ग्राम क्या होता है, मोलिकुलर एटॉमिक मास होता है, और किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है, जिसमें एटम नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.10⁻23 होते हैं। यानी इतने नंबर ऑफ एटम इस एक एलिमेंट में है। यानी ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर द सेम इन साइज एंड मास। यानी डाल्टन ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन हो या पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हम ले, उस एक एलिमेंट को हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका तो हम परमाणु भार यानी एटॉमिक मास हम पता रखते हैं। अब वो 1 मोल के इक्वल होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स अलॉट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो जो हमारे पास में द एटम्स ऑफ एलिमेंट है आर द सेम इन साइज एंड मास, यानी वो सभी जितने भी एटम एक एलिमेंट के अंदर होते हैं वो सभी साइज और मास में सेम होते हैं। बट ये भी एक लिमिट हो गई किसकी, डाल्टन के एटोमिज्म की। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। हमें पता है हर बहुत से एलिमेंट्स के क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की ही बात कर ले तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H1, और हमारे पास में होता है एक H2, और एक होता है हमारे पास में H3। यानी ये जो हमारे पास में है ये क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके आइसोटॉप्स होते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि इतने सारे जो एटम है उनमें सब ये वाला हाइड्रोजन हो, जरूरी हो सकता है कि उसमें ये वाला भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और ये वाला भी हो। तो कहाँ इनका वेट सेम हुआ, मास। जब डाल्टन बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम उसके अंदर आते हैं वो सभी साइज और मास में सेम होंगे, बट अगर उसमें हाइड्रोजन का कोई आइसोटॉप आ गया तो मास तो डिफरेंट हो जाएगा ना, यानी साइज और मास में बिल्कुल सेम होंगे ही होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी ये भी एक लिमिटेशन हो गई डाल्टन एटोमिज्म की कि एलिमेंट का उसके आइसोटॉप्स के फॉर्म में पाया जाना, ये सेकंड लिमिटेशन हो गई। अब इसके और आगे पॉइंट है वो भी हम देखते हैं। एटोमिज्म के नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो थर्ड डाल्टन ने पॉइंट दिया था कि जो एटम होता है वो केमिकली कंबाइंड होकर के किसका फॉर्मेशन करता है, एक लार्ज यूनिट का, इससे लार्ज यूनिट का
जो जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, और उसे आगे डिवाइड भी किया जा सकता है। यानी डाल्टन ने कहा था कि एटम जो होता है केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट ऑफ मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूल दैट कैन बी डिवाइड। तो क्या ये बात सही है कि एटम जो होता है वो किसी दूसरे एटम से जुड़कर केमिकल रिएक्शन में होता है, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में और केमिकली कंबाइंड होकर के क्या कर रहा है, इससे लार्ज यूनिट एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, और मॉलिक्यूल को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डाल्टन का एटोमिज्म था उसमें केवल एक ही ये पॉइंट था जो कि क्या था, एक्यूरेटली राइट था कि हाँ एटम जो होता है वो एक ऐसी यूनिट होती है जो केमिकली कंबाइंड होकर इससे लार्ज यूनिट एटम वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है जिसे आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता यानी ये बिल्कुल एक्यूरेटली राइट है। अगला चलते फोर्थ जो था, इसका फोर्थ पॉइंट था कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन दियर फ्री फॉर्म बट मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन दियर फ्री फॉर्म। यानी जो मॉलिक्यूल होता है वो तो उसके फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट एटम जो है वो फ्री फॉर्म में हमको देखने को नहीं मिलता। बट ये भी गलत हो गया। जैसे हम अगर इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस जिसे हम कहते हैं हीना नेहा और करीना जीती रहना से हम हीलियम, नियॉन, ऑर्गन वगैरह बताते हैं। तो ये जो इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस होती है ये तो कभी मॉलिक्यूल बनाती ही नहीं है, इनके बीच में तो बॉन्डिंग होती ही नहीं है। यानी इनर्ट गैसेस तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी डाल्टन का ये कहना भी गलत हो गया कि जो हमारे पास में एटम्स होते हैं वो जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं फ्री फॉर्म में, जबकि करते हैं, इनर्ट गैसेस करती है। यानी इसका एक्सेप्शन हमारे पास में आएगा इनर्ट गैसेस, जो कि क्या होगी, एग्जिस्ट करती है फ्री फॉर्म में। ये लिमिट हो गई फिर से किसकी, डाल्टन के एटोमिज्म की। और ये सही है कि हाँ मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है फ्री फॉर्म में, बट ये कहना गलत हो गया था। अब लास्ट फिफ्थ एटोमिज्म का जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट उसने डाल्टन ने दिया था वो ये था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इज इट फिनिश्ड, दैट इज द एटम इज ऑलवेज कंजर्व। जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम कम्प्लीटली फिनिश कर सकते हैं, और ये हमेशा कंजर्व रहता है। यानी एटम को ना ही फिनिश कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ऑलवेज कंजर्व रहता है। बट ये भी उसका राइट नहीं था। रीज़न हम जानते हैं, लिमिट जो बन रही है डाल्टन की वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने कल ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर बताया था कि मास कंजर्व रहता है, लेकिन एक्सेप्शन था न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहाँ पर लगातार एटम जो है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और एनर्जी के फॉर्म में वो बाहर रिलीज होते रहते हैं। यानी वहाँ पर एटम कंजर्व नहीं है, जो कि ये डाल्टन बता रहे हैं। यानी इसकी लिमिटेशन हो जाएगी हमारे पास में क्या, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वही क्या हो जाएगी, इसकी लिमिटेशंस हो जाएगी डाल्टन के फिफ्थ पॉइंट की। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की, क्योंकि हमें पता है कि जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, आंखों से तो विजिबल होता ही नहीं है। इतनी छोटी अमाउंट का हम परफेक्टली कैसे मास फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम मास होता है, सोडियम का 23 ग्राम होता है, ऐसा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। तो ऐसा नहीं है पॉसिबल, इसलिए हम उसका हमेशा रिलेटिव निकालते हैं। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते किसी एटम की, इसलिए हम किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसकी रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। उस रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किसी एटम के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? बिकॉज एन एटम इज ए स्मॉल पार्टिकल, its absolute atomic mass cannot be determined। एब्सोल्यूट मास हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रिलेटिव निकालते हैं। रिलेटिव निकालने का क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, ये हमें देखना है। द वेट ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वही बात आ गई, एक एलिमेंट में इतने सारे एटम्स होते हैं। मैंने बोला था हाइड्रोजन के 1 ग्राम का मतलब है कि उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। 1 ग्राम का मतलब ये नहीं है कि उसमें 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन ना होकर के एन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल उसमें क्या है, एटम्स है। तो उन इतने एन एटम्स में से किसी एक एटम का हमें क्या लिखना है, वेट। मैंने बताया था कि एक एटम का और 1 मोल का मतलब, एक तो हो गया 1 मोल में एटम कितने होते हैं, एन, जबकि 1 एटम जो है वो तो हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि 1 मोल जो है वो एन हो गया। अब 1 मोल उसके वेट के बराबर था, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम के बराबर हो गया। 1 ग्राम जब ले रहे हैं तब तो वो हमारे पास में 1 एटम आ रहा है, लेकिन जब हम 1 AMU ले रहे हैं
तब वो 1 एटम आएगा ओनली 4। यानी जब हम Na एटम की बात करते हैं तब ग्राम लिखते हैं, और जब हम केवल एक एटम की बात करते हैं तो AMU लिखते हैं। वो कैसे आता है, जैसे ये जो पूरा है ना नीचे, ये AMU के बराबर। कैसे, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का 12 ग्राम है, Na के बराबर है, तो उसके अंदर क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे। उसमें से किसी एक एटम का अगर मास देखे, क्योंकि मैंने बोला था कि मास बहुत ही, क्योंकि एटम कितना छोटा होगा, 12 ग्राम में तो Na एटम है, हमें एक एटम का मास देखना है, तो वो कितना होता है, देखो नेगेटिव पावर में है 1.99 10⁻⁻23, जबकि एटम का नंबर पॉजिटिव 23 में होता है, यानी इतने एटम है, उसमें से एक एटम का मास इतना है, और उसका 1/12 पार्ट कितना होता है, 1.66। और याद करो जब मैंने क्लास स्टार्टिंग की थी तब वहाँ पर मोल में समझाया था कि AMU की वैल्यू यही होती है, और AMU की वैल्यू ये होती है, यानी इस पूरे को हटाकर हम नीचे क्या लिख सकते हैं, AMU, ऊपर मास AMU में लेना, AMU से AMU कट गया तो जिस भी एटम का हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना वो निकल जाएगा। जब AMU से AMU कट रहा है तो ये क्या हो गया, एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई, यानी ये जो हमारे पास में प्रॉपर्टी हो गई ये कैसी हो गई, यूनिट लेस हो गई। रीज़न क्योंकि ये पूरा AMU के बराबर आ रहा है, हमने ये देखा भी है, जो वेट है एक एटम का इतना होता है, उसका 1/12 पार्ट इतना होता है, और ये 1 AMU के बराबर होता है, और इसका भी वेट हमें 1 AMU में लेना है। लाइक यहीं पे अगर हम बात करें, हमें ना हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। द एलिमेंट जो हमारे पास में कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर Na एटम है, Na एटम में से हमें एक एटम का वेट लिखना है, मतलब 1 AMU लिखना है। AMU क्या होता है, 1.6 10⁻23। AMU से AMU कट गया, यूनिट लेस आ गया, और साथ में एक 1 जो है वो क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया, किसका, हाइड्रोजन का। तो इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास हमें फाइंड आउट करना होता है। इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एटॉमिक मास पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ 1 एटम, एक एटम किसी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम है, उसमें से किसी एक एटम का, वैसे ही यहाँ पर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के किसी एक एटम का हमें वेट गिवन है कितना, 3.32 10⁻24 ग्राम। ये माइनस में 24 होना ही ये हमें समझा देता है कि ये एक एटम का होगा, इतना नेगेटिव में जाना। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन इट्स 2 एटम, यानी इसके एक एटम का मास हमें दे रखा है और बोला है कि इसके 2 एटम में न्यूक्लियन के नंबर बताने। पहला तो ये न्यूक्लियन होता क्या है, न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कोई भी एटम जो है उसका एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही क्या गिवन करता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास गिवन करता है। और उस एटॉमिक मास को, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन को जो है वो एटॉमिक मास होता है, यानी न्यूक्लियन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियन ही किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के, और एटॉमिक मास होता है हमारे पास में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी यही हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले हमें जब ये एक एटम का, मैंने अभी रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखाया था, उसमें ऊपर क्या आ रहा था, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास ऊपर आ रहा था, और नीचे कार्बन 12 के एक एटम का मास और मल्टीप्लाई बाई 1/12 था, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें निकालना है। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा, एक एटम का मास मिल जाएगा, यानी एक न्यूक्लियन मिल जाए, एक न्यूक्लियन किसके बराबर है वो मिल जाएगा, 2 एटम का मास भी हमें मिल जाएगा अगर एक एटम का, यानी एक एटम का निकालते हैं पहले, रिलेटिव एटॉमिक मास इसका निकालते हैं। ऊपर आ गया इसके एक एटम का मास 3.32 × 10⁻24 क्या आ गया, इसके एक एटम का, ये पूरा एलिमेंट है उसमें बहुत सारे एटम है, उसमें से एक एटम का मास हमने ऊपर लिख दिया। अपॉन में क्या आता है 1/12 इंटू कार्बन 12 का डायरेक्ट लिख देते हैं, किसके इक्वल होता है 1.66 10⁻24 के इक्वल होता है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये अप्रोक्सीमेट इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया 2 ग्राम, यानी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में एक एटम का मास इतना है, तो उस एलिमेंट में जितने भी एटम है एटसेट्रा हम बता नहीं सकते यहाँ से, बट एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन एटम का नेट मास कितना आ रहा है 2 ग्राम आ रहा है। ऐसा रिलेटिव एटॉमिक मास से हमें पता चला है। जब रिलेटिव एटॉमिक मास 2 ग्राम है, यानी उसका एटॉमिक मास 2 ग्राम है, यानी उसका न्यूक्लियन किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। लेकिन ये तो एक एटम की बात हुई,
ये एक एटम की बात हुई, एक एटम नहीं हम कह सकते, एक एलिमेंट का मास हमारे पास में आ गया रिलेटिव कितना 2 ग्राम। हमें 2 की बात की गई, हमें यहाँ पर किसकी बात की गई 2 की, तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 × 2 4 ग्राम यानी मास यूनिट। AMU का प्रॉपर मीनिंग मैं समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ। लाइक फर्स्ट है 4 AMU ऑक्सीजन, 4 ग्राम नहीं लिखा है 4 AMU लिखा है। AMU क्या बताता है कि जितना आगे नंबर लिखा है उतने ही एटम है। अगर यहाँ 4 ग्राम होता तो मैं क्या करती 4 अपॉन यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 4 अपॉन 16 1/4 मोल आता। उस 1/4 मोल से मुझे एटम नंबर ऑफ एटम निकालने होते तो मैं एवोगैड्रो नंबर से इंटू करती। क्यों? क्योंकि 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है, तो 1/4 मोल किसके इक्वल होगा 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। ये कब? ये सब तब होता है जब मैं ग्राम में 4 ग्राम लिखती। यहाँ 4 AMU लिखा है और AMU डायरेक्ट यही बताता है कि ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम है। जब ऑक्सीजन के एक एटम की बात करें तो उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, सबको पता है। पीरियोडिक टेबल में ये 8वें नंबर पे आता है, तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे 8 होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही वो प्रोटॉन भी होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में कितने 8 है। यहाँ पर AMU क्या बता रहा है एटम बता रहा है, तो 4 एटम में कितने होंगे, एक एटम में 8 है तो 4 एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 24 प्रोटॉन किस में आ जाएंगे हमारे पास में 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन में। 23 AMU राइट, 23 हमारे पास में क्या हो गया AMU हो गया। अब AMU क्या बता रहे हैं नंबर ऑफ एटम बता रहा है, यानी यहाँ ग्राम नहीं है। अगर ग्राम होता तो मैं ऊपर भी 23 लिखती कि वेट गिवन 23 है, नाइट्रोजन का होता भी 23 है, सॉरी ये होता है हमारे पास में 14 होता है 14। तो इस तरह से मैं मोल निकालती, मोल को एवोगैड्रो नंबर से इंटू करती, तब नंबर ऑफ एटम आता। बट हमें AMU मिला है ना कि ग्राम मिला है। AMU डायरेक्ट बता रहा है, जो इसके सामने लिखा है वो क्या है नंबर ऑफ एटम है। और जब वो नंबर ऑफ एटम है तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना। नाइट्रोजन की बात है, नाइट्रोजन क्या होता है 7 14 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास में ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है एटॉमिक मास होता है, जो 14 है ही। प्रोटॉन कितने हैं 7, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास में यहाँ से 7 आ जाएंगे, यानी न्यूट्रॉन भी कितने 7 है। यानी एक नाइट्रोजन के एटम में 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 23 नाइट्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे 23 × 7 कर दो, न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। ये होता है AMU का मतलब। ये डिफरेंट है AMU और ग्राम लिखने में। AMU बहुत छोटी यूनिट है, ये एक एटम को डिफाइन करती है। AMU का मतलब 1 है, 23 को 1 से इंटू किया 23 एटम हो गए। लेकिन ग्राम बहुत अलग चीज़ हो जाती है। ग्राम में नंबर ऑफ एवोगैड्रो के इक्वल जो है एटम प्रेजेंट होते हैं, और वो ये है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इक्वल होता है किसके वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई इंटू 2 जो है उसके इक्वल होता है क्या मॉलिक्यूलर मास। 2 तरह की डेंसिटी होती है, एक तो हम जो पढ़ते ही है मास अपॉन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम होने की वजह से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वो डेंसिटी। बट वेपर डेंसिटी की बात करें तो वेपर डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये इक्वेशन एज ए हाइड्रोजन के लिए यूज़ की, और मैक्सिमम ये हमारा नीट JEE लेवल तक के लिए यही आता है कि हाइड्रोजन के लेवल की देखी जाती है ये रिएक्शन। और इसलिए हम बताते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन हमारे पास में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एलिमेंट जो भी गैस है उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है और हमें निकालना उसका मॉलिक्यूलर मास, तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। और ये हाइड्रोजन को अगर कोई और गैस के लिए नहीं दे रखा है तो हमें हाइड्रोजन का एज कंसिडर करके 2 से करके चलना है। और अगर नहीं है तो कोई अदर गैस के लिए क्या होगा मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास तो ऊपर आ ही जाएगा और नीचे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस मान के हम चल रहे थे, अगर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन आएगा गैस तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 32 ग्राम हो जाएगा। बट वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस गैस को तुम्हें एज ए बेस कंसिडर करके चलना, तब बाकी हाइड्रोजन के बेस को ही लेके चलते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2। सो मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम नीट और JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इससे बेस्ट जितने भी हमने कॉन्सेप्ट थे वो देख लिए। सो अगर कोई डाउट आए तो मैंने उसके लिए पहले ही सॉल्यूशन बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है।